यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे ज़ैक दरिदा के आलोचना कर्म के मूल्यांकन के क्रम में उन्होंने मार्क्सवाद पर जो लिखा और जो बोला, उनकी बहुत ही फेमस किताब है स्पेक्टेटर ऑफ मार्क्स। उसके अलावा भी जो उन्होंने मार्क्सवाद संबंधी अपनी धारणाएं व्यक्त की, उन सब की इस क्रम में चर्चा होगी। नॉर्मली हमारे यहाँ जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की दशा रही है और लिटरेचर की जो दशा रही है, उसके संदर्भ में ही चीजें बेहतर ढंग से पहचानी जा सकती हैं। ये वाकया है 1993 का। 1993 में स्थिति ये थी कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने ज़ैक दरिदा को व्याख्यान के लिए बुलाया और उनके मार्क्सवाद पर केंद्रित 2 व्याख्यान हुए और इन 2 व्याख्यानों को कालांतर में, यानी उसी साल 1993 में, वो पहले फ्रेंच में आए और फिर 1 साल बाद वे ट्रांसलेट होकर अंग्रेजी में आए और पैगी काम्प ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन उसका अंग्रेजी में किया, जो कि बहुत ही फेमस है, स्पेक्टेटर ऑफ मार्क्स। दिलचस्प बात यह है कि एक जमाने में दरिदा मार्क्सवाद से और कम्युनिस्ट पार्टी से अपना संबंध तोड़ चुके थे, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब सार्त्र और अल्थुजर साम्यवाद और मार्क्सवाद संबंधी धारणाओं की आलोचना कर रहे थे, साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे, तो उस समय दरिदा ने स्वयं उनकी आलोचना का समर्थन किया था। लेकिन ये जो स्पेक्टेटर ऑफ मार्क्स जो पुस्तक लिखी, जो उनके व्याख्यान का रूप है, तो इस पुस्तक को लिखने के साथ ही एक एकदम भिन्न किस्म की चीज सामने आई। दरिदा का एकदम बदला हुआ स्टैंड सामने आया मार्क्स को लेकर, और ये अपने आप में एक चिंता की चीज है, और इस चिंता को हम अपने तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। और पहले भी मैंने इस बात पर, जब हिंदी में सबसे पहले पहल पत्रिका ने उनके व्याख्यान को छापा था, और उस व्याख्यान के साथ में जो प्रसिद्ध आलोचक हैं एजाज अहमद, उनका आलोचना निबंध छापा था। तो बहुत सारी चीजें उस समय डिबेट में आई थी, उस समय भी मैंने लिखा था, और इस बीच में बहुत कुछ मार्क्स से संबंधित जो दरिदा का लिखा है वो पढ़ा भी गया। दिलचस्प बात यह थी कि जो पहल पत्रिका ने जो निबंध छापा 1994 में, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो 1994 का अंक है, उसमें वो छपा, और उसमें दरिदा के उस व्याख्यान का शीर्षक दिया गया मार्क्स के प्रेत। उसी के साथ में एजाज अहमद का लेख मेल बनाते दरिदा, मार्क्स के प्रेत। ये 2 निबंध जब हिंदी में आए तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हिंदी में थोड़ी सी अच्छी सी बहस होगी, लेकिन हिंदी में तो जैसे कहें कि
आलोचना में अकाल पड़ा हुआ है। और साहित्य एकदम जिसे कहें कि मस्त घूम रहा है। अब मैं सबसे पहले उस पहलू पर ध्यान खींचना चाहूंगा कि आखिरकार जो दरिदा ने आखिर ये मार्क्स का अचानक समर्थन क्यों किया, और समर्थन किया भी तो किस रूप में किया। हम सब लोग जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के विघटन के बाद में मार्क्सवाद के प्रति और खासतौर पर समाजवादी समाजों के प्रति एक गहरा असंतोष, विद्रोह, सारी चीजें दिखाई दी। लेकिन एक चीज घट रही थी जिससे कि दरिदा परेशान थे, जिसने कि दरिदा को नजरिया बदलने के लिए फोर्स किया। असल बात यह थी कि 1993 में स्थिति ये थी फ्रांस में खासतौर पर कि दरिदा के डिकंस्ट्रक्शन का असर, या हम ये कहें दरिदा की आलोचना का असर साहित्य के विभागों में एकदम खत्म हो रहा था। दरिदा एकदम इररिलेवेंट महसूस कर रहे थे अपने को। और उन दिनों जो फ्रांस में जो साहित्य के विभाग हुआ करते थे, अंग्रेजी के विभाग हुआ करते थे यूरोप के, उन सब में मिशेल फूको की धूम थी। मिशेल फूको के दृष्टिकोण के करीब लोग आ रहे थे और मिशेल फूको के जरिए मार्क्स के दृष्टिकोण के करीब भी लोग आ रहे थे। तो दो लोग ज्यादा साहित्य के विभागों में पढ़े जा रहे थे और पढ़ाए जा रहे थे, मिशेल फूको और कार्ल मार्क्स। और दरिदा जो है वो हाशिए पर जा चुके थे। और उन दिनों एक चीज और सामने आई जिसे हम हिस्टोरिसिज्म के नाम से, इतिहासवाद के नाम से जानते हैं। उसमें इन दोनों के दृष्टिकोणों का काफी इस्तेमाल हुआ, लोगों ने किया अपने तरीके से। ये भी कह सकते हैं कि उन दिनों एक तरह से साहित्य के विभागों में इतिहासवाद, मिशेल फूको और मार्क्स, इन तीन का वर्चस्व था, इतिहासवाद का खास तौर पर। और खासतौर पर दो एरिया थे जहां पर कि ये वर्चस्व सीधे दिखाई देता था। एक तो ये अमेरिकन स्टडीज के क्षेत्र में और एक रेनेसां से संबंधित जो मूल्यांकन था उसके क्षेत्र में। और जब रेनेसां और अमेरिकन स्टडीज के क्षेत्र में जब आलोचना जो विकसित हो रही थी और पढ़ाई जा रही थी, उसका असर यह हो रहा था कि जो प्रोफेसर आलोचना पढ़ा रहे थे वे पॉलिटिकल होते जा रहे थे। दरिदा की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। वे उन तमाम चीजों पर बातें कर रहे थे जिनका डायरेक्ट दैनंदिन जीवन की राजनीति से गहरा संबंध था। और वे ये काम कर रहे थे साहित्य की क्लासों में, रेनेसां की क्लास करते समय, अमेरिकन स्टडीज की क्लास करते समय, इतिहासवाद को पढ़ाते समय, मिशेल फूको को पढ़ाते समय। साथ साथ वे ये भी खोज कर रहे थे कविता और उपन्यास में पॉलिटिक्स का संबंध कैसे बनता है। बिना ये परिदृश्य जाने ये समझ में नहीं आया, दरिदा अचानक जो कि एंटी मार्क्सिस्ट थे, एंटी साम्यवादी थे, वे अचानक जो है प्रो मार्क्स कैसे हो गए। क्योंकि यूरोप की अंग्रेजी के विभागों में डिकंस्ट्रक्शन एकदम इररिलेवेंट 93 में एकदम इररिलेवेंट हो चुका था। उस जमाने में यह भी एक चीज सामने आई कि जो कि फ्रेडरिक जेम्सन ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहा, दरिदा क्या है, डिकंस्ट्रक्शन क्या है, इसके मैं 4 एपिसोड कर चुका हूं।
इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा उसमें कोई भी बात। साहित्य के मूल्यांकन में, आलोचना के मूल्यांकन में न तो भाषा महत्वपूर्ण है, न उसका पुनर्पाठ महत्वपूर्ण है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम ये देखें कि वह कौन सी चीज है जो अंततः साहित्य को प्रभावित करती है। और फ्रेडरिक जेम्स ने इस चीज को रेखांकित किया कि अंततः यथार्थ जो है वो साहित्य को प्रभावित करता है। न भाषा करती है, न पुनर्पाठ करता है, कोई चीज करती है, जो चीज प्रभावित करती है वह है यथार्थ। तो जो साधारण लोग थे वे लोग ये उम्मीद करते थे कि साहित्य में ऐसा लिखा जाए जो कि साधारण लोगों के काम आए। मैं जो आपके बीच में बातचीत कर रहा हूं इसका मकसद मेरा एकमात्र यही है कि साधारण लोगों के काम आने वाली चीजें जो मार्क्सवाद से जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, साहित्य की आलोचनाओं के विभिन्न स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, वे चीजें जो जनता के काम आ सकें, साधारण लोगों के काम आ सकें, वे चीजें आपके बीच में पहुंचनी चाहिए। तो फ्रांस में, यूरोप में तमाम लोग साहित्य के अध्यापकों से, साहित्य के प्रोफेसरों से ये उम्मीद करते थे कि साहित्य ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो साधारण लोगों के काम आ सके, उनके लिए मूल्यवान हो। यही वह परिदृश्य था जिसमें कि डीकंस्ट्रक्शन इररिलेवेंट हो गया और दरिदा को अचानक अपना स्टैंड बदलना पड़ा। और फिर ये देखा गया कि दरिदा के अंदर अचानक राजनीति और इतिहास इन दो के प्रति ममत्व और आकर्षण पैदा हो गया। उन दिनों ये भी चीज देखी जा रही थी कि जो पत्रकार हुआ करते थे वे ये देख रहे थे कि आखिर बुद्धिजीवी तमाम राजनीतिक सवालों पर लिखते कैसे हैं, क्योंकि दो बड़े जीनियस हुए, हाइडेगर और पॉल दे मान, और इन दोनों की स्थिति ये थी कि ये दोनों के दोनों फासिज्म के साथ थे, हिटलर के साथ थे। तो लोग उम्मीद कर रहे थे, टीएस इलियट ने भी हिटलर की प्रशंसा की थी। ये लोग उम्मीद कर रहे थे, जो पत्रकार थे उस जमाने के फ्रांस के, वे उम्मीद कर रहे थे और वे देख रहे थे कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी दैनंदिन जीवन में जो राजनीति घट रही है उस राजनीति पर इनका स्टैंड क्या है। दैनंदिन जीवन में जो राजनीति है उसमें प्रोफेसर लोगों का स्टैंड क्या है, और खासतौर पर साहित्य के प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं। जो अभी साहित्य के प्रोफेसर पढ़ाते हैं और वो अभी सत्ता से चिपके हुए हैं, उनको भी जनता देख रही है और वो लंबे समय से चिपके हुए। आज पहली बार ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के साथ आने की वजह से ही चिपके हुए। तो उन दिनों बुद्धिजीवियों में एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता ये थी कि पत्रकार हम पर नजर रखे हुए, इसलिए हमें राजनीतिक घटनाओं पर, गतिविधियों पर अपनी राय देनी चाहिए, बोलना चाहिए। और यही वह जगह थी जहां से कि मिशेल फूको और कार्ल मार्क्स दो एकेडमिक जगत में जनप्रिय हो उठे। और दरिदा जो कुछ समय पहले तक उनका डिकंस्ट्रक्शन सबसे लोकप्रिय था, वो अचानक अप्रासंगिक हो उठा। और यही वह संदर्भ है जहां से कि 1993 में दरिदा का नया रूप सामने आता है। और दरिदा वे भाषण देने के लिए जाते हैं, जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की शुरू में, कि वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 2 लेक्चर देते हैं, वेदर मार्क्सिज्म, और उसी नाम से स्पेक्टेटर ऑफ मार्क्स के नाम से उनकी पुस्तक सबसे पहले फ्रेंच में आती है उसी साल, यानी 1993 में, और एक साल बाद 1994 में वो अंग्रेजी में आती है।
एक अन्य पहलू है जो कि इस पूरे संदर्भ को खोलने के लिए बहुत जरूरी है। वो पहलू ये है कि अ, लोगों की पुराने विचारों में दिलचस्पी घट रही थी। लोग नए विचार जानना चाहते थे। जो नई दुनिया उभर के आ रही थी उसमें वे लेखक की प्रतिबद्धता और खासतौर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता की तलाश कर रहे थे कि लेखक राजनीतिक तौर पर किससे कमिटेड है। और जो लेखक लिख रहे थे कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, उस उनमें वो ये खोज की जा रही थी उस जमाने में कि लेखक किस तरह की राजनीतिक भूलें कर रहे हैं। यही यही वो जगह है जहां पे कि दरिदा ने अपना नजरिया बदला और शैली बदली, दोनों ही चीज बदली। और इस बदलाव के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर, तुरुप के पत्ते के तौर पर दरिदा ने कार्ल मार्क्स को इस्तेमाल किया और वे अचानक कार्ल मार्क्स की डिफेंस में सामने आई। सब लोग जानते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि जहाँपाल छात्र ने जब साम्यवादी व्यवस्था की और कार्ल मार्क्स की आलोचना लिखी और अल्थुजर ने आलोचना लिखी तो दरिदा ने उसका समर्थन किया था। लेकिन 1993 का जो बदला हुआ परिदृश्य था फ्रांस और यूरोप का, उस खासतौर पर अंग्रेजी विभागों का, उसने दरिदा को एकदम अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और दरिदा एकदम एक उत्साही मार्क्सवादी और मार्क्स के समर्थक के तौर पर सामने आते हैं और वे बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन में और मार्क्सिज्म में एक ही स्पिरिट है। ये वास्तविकता है कि साम्यवादी व्यवस्था जो है वो कोल्ड वार की राजनीति के तहत जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी गई उसमें वो हार गई। अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें गिर गईं। दरिदा ने इस चीज को पिकअप किया। दरिदा ने इस बात पर जोर दिया कि साम्यवादी व्यवस्था गिरी है लेकिन साम्यवादी आदर्श नहीं हारे हैं। और इसी क्रम में दरिदा ने मार्क्स के जो बुनियादी जो धारणाएं थी उनको हाईलाइट किया। दरिदा ने दो चीजें इस पूरी आलोचना में रेखांकित की। उन्होंने कहा कि एक तो सरवारा की तानाशाही का कॉन्सेप्ट हारा है और दूसरा यह कि निजी संपत्ति के सरकारीकरण का जो कॉन्सेप्ट था वो हारा है। लेकिन मार्क्सवाद जिंदा है, मार्क्सवाद प्रासंगिक है। दुख की बात यह है कि मार्क्सवाद जो है वो उन लोगों से अभी भी जुड़ा हुआ है जो लोग के डिक्टेटर माने जाते हैं। और इस क्रम में दरिदा ने अपने लेखन में स्टालिन और माओ के जमाने में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुए उनकी चर्चा की, आलोचना की और जो उसके विक्टिम थे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। और साथ साथ ये भी कहा कि इस माओ और स्टालिन की जो बर्बरता थी इसका मार्क्स के विचारों के साथ में कोई संबंध नहीं है। कहने का आशय यह कि दरिदा जब वो समाजवाद के पराभव के बाद में कार्ल मार्क्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े एक नॉस्टैल्जिक तरीके से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक अन्य आलोचक थे, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, अभी भी हैं, वो रिचर्ड रोटरी ने ये बात कही कि भाई सवाल ये एक मार्क्स का नहीं है खाली, बल्कि दुनिया में अभी अनेक किस्म मार्क्सवाद हैं और दिक्कत यह है कि इन अनेक किस्म के मार्क्सवादों को तो दरिदा इग्नोर कर रहे हैं, वो एक कार्ल मार्क्स को पकड़े हुए हैं।
और दरिदा में ने उसमें भी कौन सी चीज पकड़ी मार्क्स के यहां? जस्टिस, न्याय। मार्क्स की दृष्टि से वे न्याय की परिभाषा और उसकी खोज के काम में लग गए। वे उस पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस जिसमें मार्क्सवाद का, कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का विकास हुआ, उसकी वो एकदम अवहेलना करने लगे, जो उनके लेखन में है। उसका पॉजिटिव यानी स्पेक्टेटर और मार्क्स का पॉजिटिव डायमेंशन ये था कि वे मार्क्स की विशिष्ट चारित्रिक गुणों की चर्चा करते हैं, उनका डिफेंस तैयार करते हैं, उनके पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन सर्वहारा के प्रतिनिधित्व के तौर पर, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर वे एकदम चुप रहते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स सर्वहारा के बिना कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि मजदूर वर्ग आधुनिक युग का ऐसा वर्ग है जो कि समाज को मुक्ति दे सकता है, लेकिन दरिदा इसकी अवहेलना करते हैं। दरिदा इस बात की भी अवहेलना करते हैं जो हम लोग सार्वजनिक संपत्ति जिसे कहते हैं। दरिदा सार्वजनिक संपत्ति के सवाल पर भी चुप हैं। दरिदा की चिंता यह है कि कैसे जो है एक डेमोक्रेटिक मार्क्सवाद पैदा किया जाए। इस क्रम में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि मार्क्सवाद जो है वो परिवर्तन का विज्ञान है, वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो साइंस है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्क्सवाद को एक विचारधारा के तौर पर देखते हैं, लेकिन नहीं, मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है और ये एक विश्व दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की इच्छा और प्रयत्न इसके केंद्र में है कि समाज को बुनियादी तौर पर कैसे बदला जाए। सब लोग जानते हैं कि मार्क्स की फेमस धारणा को, कि मार्क्स ने ये बात कही थी कि अब तक दार्शनिकों ने दुनिया की तरह तरह से व्याख्या तो की है, सवाल व्याख्या का नहीं है, सवाल यह है कि इस दुनिया को बदला कैसे जाए। और अगर मार्क्सवाद को हम एक सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान के तौर पर देखें, यहां तक तो दरिदा की बात सही है कि जो सोशलिस्ट सिस्टम कोलैप्स किया, जो सरकारें थी, सोवियत संघ की सरकार हो या चाइना की सरकार हो, इनका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या मार्क्स के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, ये बस सच है। एरिक हॉब्सबॉम ने भी ये बात रेखांकित की थी कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में जिस तरह के समाजवाद की और जिस तरह के सिस्टम की कल्पना की गई है, उसका सोवियत संघ में जो 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी और उसके बाद में जिस तरह की सरकार आई, सरवारा का अधिनायकत्व आया, उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। वहां तो सरवारा के अधिनायकत्व की जगह कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकत्व आ गया और उसने सारी दिक्कतें पैदा की। एक और दिक्कत थी जो कि यहां दर्ज की जानी चाहिए, वो ये कि कार्ल मार्क्स जिस समय लिख रहे थे, एंगल्स जिस समय लिख रहे थे, उस समय ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हुआ था। मानवाधिकारों के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे कि मानवाधिकार जैसी कोई चीज होती है। तो कार्ल मार्क्स के और एंगल्स के लेखन में मानवाधिकारों की डायरेक्ट इस रूप में चर्चा नहीं मिलती। वैसे मानवीय अधिकारों के बहुत सारे रूप मिलते हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं, बाद में हम जब मार्क्सवाद पे बात करेंगे तो कोई बात करेंगे उन पर। लेकिन जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहते हैं, जो कि सोशलिस्ट सिस्टम में हुआ, वो इसलिए भी हुआ क्योंकि कार्ल मार्क्स की रचनाओं में मानवाधिकारों की कोई व्याख्या और चर्चा उपलब्ध नहीं है। एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है,
कि दरिदा जब मार्क्स के पक्ष में खड़े होते हैं तो वह सिर्फ उसमें से न्याय के दृष्टिकोण से मार्क्स को देखना चाहते हैं और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से मार्क्स को देखना चाहते हैं। दरिदा के पास में सामाजिक परिवर्तन का कोई ढांचा या खाका, कोई प्रोग्राम उनके दिमाग में नहीं है। जबकि मार्क्सवाद जो है वो सिर्फ वो न्याय का सिद्धांत नहीं है। मार्क्सवाद जो है वो कोई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई जिसे कहें कि मंत्र नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन का, आमूल चूल सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है। और आमूल चूल सामाजिक परिवर्तन में मार्क्सवाद की वही धारणा, कार्ल मार्क्स या एंगल्स की वही धारणा या बाकी जो मार्क्सवादी हैं उनकी वही धारणा प्रासंगिक है, जो रियल लाइफ में सामाजिक जीवन में कसौटी पर खरी उतरे। अगर वो सामाजिक जीवन में कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो वो धारणा स्वीकार योग्य नहीं है, वो चाहे जिस मार्क्सवादी ने कही हो। तो दरिदा के मार्क्सवाद संबंधी जो विचार है, कार्ल मार्क्स संबंधी जो विचार है स्पेक्टेटर ऑफ मार्क्स में, उसमें एक सबसे बड़ा जो झोल है वो ये है कि उनके पास में सामाजिक परिवर्तन का कोई नजरिया नहीं है। वे एक लिबरल डेमोक्रेसी चाहते हैं। मार्क्स ने इस लिबरल डेमोक्रेसी जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसकी बहुत तीखी आलोचना लिखी है, उसके हर पहलू की तीखी आलोचना लिखी है। और वो आलोचना प्रेस के संदर्भ में लिखी है, वो न्यायपालिका के संदर्भ में लिखी है, वो राज सत्ता के संदर्भ में लिखी है, वो वहां काम करने वाले मंत्रिमंडल के संदर्भ में लिखी है। तो अगर कोई ये चाहे कि मार्क्स को जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी के खांचे में फिट कर दे, वो संभव नहीं है। दरिदा की मुश्किल यह है कि वो मार्क्स की व्याख्या के लिए व्याख्या की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसका कि मार्क्सवाद से कोई संबंध नहीं। ये बात सच है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो समाजवाद का पराभव हुआ तो सारी दुनिया में अनेक जो कम्युनिस्ट विरोधी लोग थे, उन्होंने, देश थे, जनता थी, उसने बहुत जश्न मनाए, बहुत खुशियों का इजहार किया गया और घोषणा की गई कि मार्क्सवाद जो है अप्रासंगिक हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दरिदा ने इस चीज को काउंटर किया और कहा कि ये जो समाजवाद का जो पतन हुआ है, समाजवादी व्यवस्था का जो पतन हुआ है, इसका मार्क्सवाद से कोई और मार्क्स के विचारों से कोई संबंध नहीं है। और यही वो जगह थी जहां से वे ये कहते हैं कि आज भी मार्क्स के बहुत सारे विचार प्रासंगिक हैं। मार्क्स ने जो आदर्श विकसित किए थे वो प्रासंगिक हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जो कि दरिदा ने कही, वो ये कही कि सामाजिक विकास के लिए मेटेरियलिज्म भी चाहिए और मार्क्सवाद भी चाहिए। अगर आप वो आंधी जो चल रही थी उसे देखें, एक नया किस्म का जो है ढांचा दरिदा ने प्रस्तुत करने की कोशिश की और वो ढांचा ये था कि मार्क्सवाद को तो माने ही, लेकिन भिन्नताओं को भी माने, विविधताओं को भी माने और इसके अलावा जो डिस्कोर्स या विमर्श है उसे भी कॉन्सेप्चुअली माने और लेखन, प्रस्तुति और ऑथेंटिक आइडेंटिटी, प्रामाणिक अस्मिता, इनके साथ में डायलॉग करें, संपर्क विकसित करें, इन्हें भी माने।
लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सब करते हुए उन्होंने अनेक चीजों के बारे में, खासतौर लिबरल डेमोक्रेसी के अनेक पहलुओं के बारे में एक तरह से रहस्यमय वातावरण बनाया। और उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, और वो फ्रेज असल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में था, जिसको कि मार्क्स ने लिखा था कि यूरोप पे कम्युनिज्म का प्रेत मंडरा रहा है। और ये फ्रेज और इसके साथ में जो रूपक जुड़ा हुआ था, इसका उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से एक भाष्यकार की भाषा में बड़े सुंदर ढंग से अपने व्याख्यान में इस्तेमाल किया है। और वो ये जो प्रेत के बहाने जो उन्होंने पूरा का पूरा नरेटिव डेवलप किया मार्क्सिज्म का, ये नरेटिव अपने आप में एक यूनिटी के कॉन्सेप्ट को भी विकसित करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि दरिदा यथार्थ के ऊपर न्याय की तलाश करते हैं। पहले ये था कि यथार्थ में न्याय खोजते थे। यथार्थ के ऊपर न्याय की तलाश और अदर्स, यानी अन्य जो हाशिए के लोग हैं, उनके लिए न्याय की तलाश, इसको वे फोकस करके सामने लाते हैं। निश्चित तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि पहले के कभी भी किसी भी मार्क्सवादी ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया कि अदर्स को कैसे सेंटर में लाया जाए। दरिदा ने एक और बात कही, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है, वो ये कि जिम्मेदारी के बिना, जिम्मेदारी के कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत को माने बिना न्याय संभव नहीं है। जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, उस पूंजीवादी लोकतंत्र में मुश्किल यह है कि जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट जो है वो अब न्याय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मसलन अगर हमारी न्यायपालिका कोई निर्णय लेती है और आदेश देती है सरकार को, तो न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यह देखे और सुनिश्चित करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए कि जो फैसला उन्होंने किया है वो फैसला सरकार ने लागू किया कि नहीं किया। न्याय की घोषणा करना एक अलग चीज है, न्याय के और जिम्मेदारी के साथ में लागू करना एक दूसरी चीज है। दरिदा की महत्वपूर्ण भूमिका यह थी कि उन्होंने न्याय के साथ में जिम्मेदारी की भूमिका को, जिम्मेदारी के सिद्धांत को नफी किया। हमारे यहां अनेक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में, राज्य सरकारों के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट उनको लागू नहीं कर रहा पता। रिसेंट बता रहा हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जजमेंट है कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए पूरे देश में, लेकिन दिसंबर तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी जिम्मेदारी निभाई इस पे, सिवाय फैसला देने के अलावा? सरकार को उसने कटघरे में खड़ा किया? नहीं। तो न्याय के सिद्धांत, लिबरल डेमोक्रेसी में न्याय तो है, लेकिन न्याय के सिद्धांत के साथ में जिम्मेदारी का भाव न्यायपालिका के साथ जुड़ना चाहिए। ये चीज दरिदा ने एक नई रेखांकित की, जो कि मूल्यवान थी। दरिदा ने एक और बहुत बात कही उस पूरे लेक्चर में। उन्होंने कहा कि मार्क्स को बार बार न पढ़ना, चर्चा न करना हमेशा एक दोष ही कहलाएगा। यह कहने का अर्थ है कुछ अन्यों को भी पढ़ना और विद्वत्तापूर्ण पठन तथा चर्चा से परे जाना। यह उत्तरोत्तर एक दोष होगा
सैद्धांतिक, दार्शनिक, राजनीतिक दायित्व वहन की एक असफलता। जब जड़सूत्री मशीन और मार्क्सवादी विचारधारात्मक तंत्र यानी राज्य, दल, प्रकोष्ठ, यूनियन तथा जड़ सूत्रों के उत्पादन की अन्य स्थलियां ओझल होने की प्रक्रिया में हैं, तब हमारे पास इस दायित्व से मुंह चुराने के केवल बहाने हैं, औचित्य कोई नहीं। इसके बिना कोई भविष्य नहीं होगा। मार्क्स के बगैर नहीं, मार्क्स के बिना कोई भविष्य नहीं। मार्क्स की विरासत और स्मृति के बगैर हर हाल में किसी एक मार्क्स, उसकी प्रतिभा और कम से कम उसकी एक आत्मा यानी उसकी स्मृति और विरासत के बगैर, क्योंकि यह हमारा हाइपोथेसिस होगा, बल्कि हमारा पूर्वाग्रह, वे एक से अधिक हैं, वे एक से अधिक होंगे, अनकोट। ये जो मार्क्स को जिस तरह से उन्होंने उद्धृत किया और बहुत ही पॉजिटिवली उद्धृत किया, लिखा मार्क्स के बारे में, सवाल तो बनता है ना कि 1993 के पहले आप उल्टा कैसे सोच रहे थे? इसका उत्तर ज़ैक दरिदा ने अपने किसी भी साक्षात्कार में नहीं दिया। मैं तकरीबन उनके सभी साक्षात्कार पढ़े हैं। उनके लिए मार्क्सवाद, जैसा कि डिकंस्ट्रक्शन के संदर्भ में मैं बोल चुका हूं, तो सवाल किया जाना चाहिए, क्या मार्क्सवाद सिर्फ एक रीडिंग की है? क्या एक पठन की चीज है? क्या मार्क्सवाद सिर्फ दायित्व बोध है? क्या मार्क्सवाद सिर्फ स्मृति है या विरासत है? भाषा के खेल, ये जो मैंने अभी उद्धरण पढ़ा, इसमें ऊपर से लगेगा कि ये बहुत कमिटेड हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आप जरा अंदर जाएंगे, पाठ के अंदर जाएंगे और उसे खोलेंगे, तो पाएंगे कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स को जो चीजें पसंद थी, उनमें से अधिकतर चीजें दरिदा को पसंद ही नहीं थी। मसलन दरिदा को दलीय राजनीति एकदम पसंद नहीं थी। दरिदा को कम्युनिस्ट पार्टी की धारणा पसंद नहीं थी। अब यह कैसे संभव है सारी दुनिया में मार्क्सवाद लागू हो जाए और कम्युनिस्ट पार्टी ना हो? मार्क्सवाद को अगर लागू कर रहा है तो कम्युनिस्ट पार्टी का होना जरूरी है। यह भी कैसे संभव है कि मार्क्सवाद को तो बचा लिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टियों को भगा दिया जाए? तो मार्क्स की विरासत को बचाने का मतलब सिर्फ कोई रीडिंग या उसके बारे में अच्छे भाषण देना या अच्छा लेख लिख देना, इससे तो मार्क्स की विरासत बचती नहीं है। बल्कि मार्क्स की विरासत बचती है तब जबकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नेतृत्व देने वाली जो शक्तियां हैं, उनका नेतृत्व करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। और कम्युनिस्ट पार्टी के पास में ऐसे लोग हों जो कि क्रांति के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हों। लोग एक बात पूछते हैं ना, बार बार सवाल करते हैं ना कि भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई? तो क्रांति की संभावना के लिए जरूरी है कि जनता पुराने तरीके से जीवन जीने में असमर्थ हो। अभी हमारे यहां जनता पुराने तरीके से जीवन जीने में असमर्थ नहीं है। जिस दिन जनता पुराने तरीके से जीवन जीने में एकदम असमर्थ हो जाएगी और जीवन को बदलने के लिए, दूसरी बात जो मार्क्स कहते हैं, क्रांति कैसे होगी कि जीवन को बदलने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अभी तो हालत यह है कि हमारे यहां तो एक दिन की पे कटवाने के लिए मार्क्सवादी प्रोफेसर तैयार नहीं होते। सैक्रिफाइस, कुर्बानी, यानी मार्क्सवाद के अंदर कुर्बानी का जज्बा अगर नहीं हो तो आप मार्क्सवाद को अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि वह कोई राइटिंग की चीज नहीं है। एक और चीज है
वो ये कि मार्क्सवाद कोई किताबी चीज नहीं है कि आपने अच्छी मार्क्सवाद की खूब किताबें हैं। मार्क्सवाद तो बहुत अच्छा डिस्कोर्स है आपके पास, खूब लिख रहे हैं आप, खूब मार्क्सवाद पे बोल रहे हैं आप। मार्क्सवाद इससे मार्क्सवाद की विरासत की रक्षा नहीं होती, इससे खाली प्रचार भला ही होता है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता है इससे मार्क्सवाद का। लेकिन मार्क्सवाद की विरासत की रक्षा तभी संभव है जबकि कम्युनिस्ट पार्टी हो और वह सही ढंग से जनता को संगठित करने का काम करे, जनता को शिक्षित करने का काम करे। हमारे यहाँ तो हालत यह है कि जनता तो शिक्षित होना दूर रहा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर होते हैं वही शिक्षित नहीं होते, तो क्रांति कहां से होगी? अंत में दरिद्र की मुश्किल यह है कि वे मार्क्सवाद पर बात करते हुए, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ न्याय तक सीमित रख के और एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पनाओं तक सीमित रख के मार्क्सवाद के बारे में सोचना चाहते हैं। वे एक डेमोक्रेटिक मार्क्सवाद की कल्पना करते हैं और उसी के अनुसार उसके भविष्य की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। और वे सोचते हैं कि एक डेमोक्रेटिक अगर मार्क्सवाद होगा तो समाज में एक जादुई परिवर्तन हो जाएगा, जो कि एक तरफ से काल्पनिक चीज है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वे मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा को मानते ही नहीं है। ये सच है कि वे मानवाधिकारों को उल्लंघन पर खूब बोलते हैं, उन्होंने खूब लिखा भी है। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक कॉमन फिनोमेना है। तो ये संभव ही नहीं है कि मार्क्सवाद को अर्जित करने के लिए वर्ग संघर्ष को और क्रांति के कॉन्सेप्ट को आप गौड़ बना दें और ह्यूमन राइट्स को सिर्फ प्राथमिक बना दें, न्याय को प्राथमिक बना दें। जी नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन है, अब तक का समाज का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और आज का इतिहास जो अब लिखा जा रहा है, जिसमें हम लोग भाग ले रहे हैं, वो भी वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष की कॉन्सेप्ट को दरकिनार करके, बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को दरकिनार करके आप मार्क्सवाद को अर्जित नहीं कर सकते, मार्क्सवाद का विकास नहीं कर सकते। एक अन्य चीज और आखिरी इस पूरे प्रसंग में वो ये कि इस सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों में जो मार्क्सवाद का जो पराभव हुआ, समाजवाद का जो पराभव हुआ, उसका एक प्रधान कारण है कि वहां जो लोग सत्ता में थे वे मार्क्सवाद के उसूलों के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्ता के उसूलों के हिसाब से काम कर रहे थे। इसलिए वहां जब समाजवाद का पराभव हुआ तो उस पर शोक मनाने जैसी कोई चीज नहीं थी हमारे पास, बल्कि एक चीज कही जानी चाहिए कि सरबराह के अंतरराष्ट्रीयतावाद के नाम पर जो झूठ बोला जा रहा था वो झूठ का अंत हो गया। मार्क्सवाद जो है वो तो उसका काम ही है झूठ पर से पर्दा उठाना। मार्क्स ने कहा कि विज्ञान, मार्क्स क्या है, मार्क्सवाद क्या है, वो है साइंस। हेगेल को कार्ल मार्क्स ने विचारधारा का अंतिम दार्शनिक बताया था और कहा था कि विचारधारा के अंत की घोषणा हेगेल के साथ ही हो चुकी और मार्क्सवाद का जो जन्म हुआ वो विचारधारा के अंत की शुरुआत थी, क्योंकि मार्क्सवाद का जन्म हुआ था विचारधारा के अंत के साथ, क्योंकि मार्क्सवाद विज्ञान था, वो विचारधारा नहीं था। जो हम कहते हैं कोई चीज आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलॉजी का मतलब है छद्म चेतना। मार्क्सवाद छद्म चेतना नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद का लक्ष्य है कि वह झूठ को उद्घाटित करता है,
छद्म चेतना को उद्घाटित करता है। तो हमें ये तो जानने का हक है ना कि समाजवादी देशों में सच में क्या घट रहा था। अगर वो कोलैप्स कर गया तो बहुत अच्छा हुआ, तो कम से कम हम जान तो पाए कि वहां क्या-क्या घट रहा था। इससे मार्क्सवाद की रक्षा हुई, मार्क्सवाद बदनाम होने से बचा। मालूम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे थे। एक आखिरी में किस्सा सुना के मैं ये बात खत्म करूंगा, कैसे डिक्टेटर की तरह काम कर रहे थे। गोरबाचोव जिन्होंने के जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी होते थे और राष्ट्रपति भी होते थे, गोरबाचोव के एक टीचर थे जिन्होंने गोरबाचोव को पढ़ाया था। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के दौरान पुलिस गोरबाचोव के शिक्षक को पकड़ के ले गई किसी वजह से और ले जाके बंद कर दिया। गोरबाचोव राष्ट्रपति होते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हुए अपने शिक्षक को पुलिस से छुड़ा नहीं पाए। और गोरबाचोव ने उस समय ये कसम ली कि अब मैं इस व्यवस्था को ऊपर से तोड़ूंगा। ये इतनी बर्बर व्यवस्था तैयार हुई है कि मैं राष्ट्रपति हूं तब भी मैं छुड़ा नहीं सकता अगर पुलिस पकड़ ले गई है तो किसी को। सब लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर समाजवादी समाजों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, लाखों लोगों को यंत्रणाएं झेलनी पड़ी, हजारों इंटेलेक्चुअल्स मारे गए। तो समाजवाद के पतन का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया। एक साधारण सा एक और किस्सा बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। एक व्यक्ति थे जो कि वहां पर मार्क्स से जुड़े हुए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे स्टालिन के जमाने में, जो मार्क्सिज्म पर काम करने वाला संस्थान था, सरकार के सबसे बड़ा संस्था जिसे हमारे प्लानिंग कमीशन होता है। तो उसके डायरेक्टर ने, एक बेचारे ने किताब लिखी और उस किताब में उसने खाली मार्क्स के सरप्लस के सिद्धांत से भिन्न नजरिया अपना व्यक्त किया था किताब में। सिर्फ इसी ग्राउंड पर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। तो अगर मुझसे पूछें आप, समाजवाद के पराभव पर कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाजवाद के पराभव से एक फायदा यह हुआ कि जो समाजवादी समाजों के बारे में जो झूठ का पर्दा पड़ा हुआ था वो एकदम हट गया। इससे मार्क्सवाद को मदद मिली, क्योंकि मार्क्सवाद का काम ही है सच को खोजना, झूठ को हटाना। हमारे यहां जो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी वो समाजवादी समाजों के बारे में सच नहीं बोलती थी वहां क्या हो रहा है। अब वो भी सच बोलने के लिए मजबूर हुई। मार्क्सवाद ने कभी बंद समाज की कल्पना नहीं की थी। कार्ल मार्क्स ने कभी बंद समाज की कल्पना नहीं की थी। संयोग की बात है कि हमारे यहां यह स्थिति रही है कि हमने मार्क्सवाद को ठीक से पढ़ा नहीं और पढ़ाया नहीं। सच को जानने का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो लोग मार्क्सवादी हैं, सचमुच में मार्क्सवादी हैं, वे साफ गोई पसंद करते हैं। उनको सच से मोहब्बत है, उनको झूठ से एकदम मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो सत्य के प्रति आग्रह पैदा करता है। लेकिन हमारे यहां एकदम व्यवहार में उल्टा करते हैं लोग। तो एक अच्छा मार्क्सवादी कौन? जिसके अंदर सत्य का आग्रह हो। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति के अंदर सत्य का आग्रह हो लेकिन वो मार्क्सवाद न जानता हो। मैं तो उसे भी मार्क्सवादी मानूंगा। तो दरिद्रता के लिए जो चेंज था, उस चेंज का कारण जो एकेडमिक सर्किल में जो डिकंस्ट्रक्शन के लेकर जो एक तरह से अप्रासंगिकता का जो माहौल बना वह, और दूसरी बात यह कि जिस तरह से लोगों के बीच में मिशेल फुको और मार्क्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था वह। दूसरा यह कि हाइडेगर और पॉल देमान के स्टैंड की इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार जिस तरह से आलोचना कर रहे थे
वो स्थिति से दरिद्र गुजरना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी नाक बचाने के लिए वो मार्क्स के पक्ष में आके खड़े हो गए। फिलहाल इतना ही, बाकी बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।